पहलगाम घटना के बाद दोनों ओर से आप देख सकते हैं एस्केलेशन देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत की ओर हमले किए जा रहे हो तो जवाब में भारतीय सेना भी लगातार जो है जवाब दे रही है। और ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से भारतीय फौज काम करेगी और क्या कुछ होना चाहिए, इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर विनोद कुमार हैं, उनसे जानेंगे। सर, अभी जो माहौल चल रहा है दोनों ओर से आप देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान ने शुरुआत किया उसके बाद हमारी सेना जवाब दे रही है, कैसे देखते हैं पूरा अगर माहौल की बात करें? देखिए, दोनों देश के बीच में जो कड़वाहट है इसका रीज़न को समझना होगा। पहलगाम की घटना होती है जहां पर सरहद पार से आतंकवादी आते हैं और अपने एजेंडा को पूरा करके चले जाते हैं। भारत शुरू से बहुत संयमित रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं थी। शुरुआती दिनों में भी जब घटना होती थी तो भारत एक जिम्मेवार देश के जैसा व्यवहार करता रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी। हम लोगों ने हर तरह की कूटनीति को अपनाने की कोशिश की, जिसमें राजनीतिक कूटनीति थी, आर्थिक कूटनीति थी, और हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हमने टारगेट भी चुना, चाहे वो पीओके का हो, चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी जगह का हो, तो हम लोगों ने वही टारगेट चुना जो कि टूरिस्ट कैंप थे। हमारा मकसद बहुत क्लियर था कि हम मामले को एक्सक्लेट नहीं करना चाहते हैं, हम एक पाकिस्तान को जवाब देना चाहते हैं कि अब आतंकवाद को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने देखा होगा आपने, बहुत लिमिटेड, बहुत प्रिसाइज हम लोगों ने डेटोनेट किया है और चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कल बहुत सारे ड्रोन के हमले किए, हमारे बहुत सारे शहरों में अचानक से एक पैटर्न से उन्होंने हमला किया। ये अच्छी बात है कि हम तैयार हैं और हर बार की तरह हम लोगों ने उनका जवाब दिया, उन ड्रोन को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज़ किया और उसके बाद हम लोगों ने भी उसका जवाब दिया। आप देख रहे होंगे कि भारत बहुत संयमित तरीके से इस युद्ध को आगे ले जा रहा है। हम अभी भी मान के चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हर छोटी घटना के बारे में अमेरिका को बताते हैं, इंग्लैंड को बताते हैं, इवन वर्ल्ड बैंक को बताते हैं और यूरोपियन यूनियन को बताते हैं कि देखिए हम अभी भी संयमित है और ये आप लोग बड़े प्लेयर हैं, ये आपका भी दायित्व है कि आप पाकिस्तान को समझाएं कि गुड सेंस शुड प्रिवेल टू देम, और ये इस बात को स्वीकार करें कि हाँ, पाकिस्तान में ही आतंकवाद की जड़ है और वो एक जिम्मेवार देश के जैसा व्यवहार करे और ये सुनिश्चित करे कि उसके देश से आतंकवाद की घटना शुरू नहीं हो। पाकिस्तान बार बार बोलता है कि मैं खुद ही आतंकवाद की चपेट में हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी उसके 3 तरह की बाउंड्री, इवन ईरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, हर तरफ से उसको परेशानी हो रही है। और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जितनी मैच्योरिटी से इस युद्ध को लेके चल रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि अब ये युद्ध कहाँ जाके ख़त्म होगा, बहुतों के दिमाग में होगी। ये युद्ध वहाँ ख़त्म होगा जहाँ पर हम डिक्टेट करेंगे कि पाकिस्तान फ्यूचर में आतंकवाद को पनपने न दे। ये इस बार भारत सरकार इंश्योर करेगी और ये युद्ध वहाँ जाके ख़त्म होगा। एक और बहुत सवाल इसको लेकर आ रहे हैं, ये क्या हम दूसरे के टेरिटरी में घुस सकते हैं? क्या हमारे पास ये है, इस तरह का अधिकार है? देखिए, जेनेवा कन्वेंशन 66A के तहत हर देश को ये हक है कि वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, वो किसी देश में आक्रमण कर सकता है। हाँ, आक्रमण करने के पहले वो उन सभी समुदायों को जरूर बताता है कि हम किस परिस्थिति में हो करके हमको ये काम करना पड़ रहा है। अभी भी देखिए आप, हमने इस्लामाबाद के शहरों में या सिविल लोगों को हम लोगों ने निशाना नहीं बनाया। हमने बहुत प्रिसाइजली, बहुत ही मेजर्ड वे में, बहुत ही लिमिटेड वे में हमने आक्रमण किया है ताकि हम उन ठिकानों को नष्ट करें जहां से आतंकवाद पैदा लेता है। तो हाँ, ये हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक हक है कि अगर उसको ये लगता है कि उसकी सुरक्षा खतरे में है तो वो आक्रमण कर सकता है। ऐसा जिनेवा के कन्वेंशन में भी दिया हुआ है। सेना की ओर से कल पुष्टि की गई थी कि लाहौर का जो
एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसे भी ध्वस्त किया गया था। तो कि ये उनका एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात कर ले तो क्या वो उतना सक्षम नहीं था, या हमारे मिसाइल्स उतने सक्षम थे, या फिर जो ड्रोन्स हमारे हारोप की बात कर ले, या फिर हार्ली की बात कर ले, हार्पी की बात कर ले? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके सारे जो शस्त्र हैं वो या तो चीन के द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो नाम उसका गजनी दे दे या कुछ भी दे दे, लेकिन वो या शाहीन दे दे, वो सारे ये सारे चीन के ही असला उनके पास है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि अमेरिका अपने हित के लिए F-16 उसको दिया था, ताकि अफगानिस्तान की तरफ से अमेरिका ने ये बोल के नहीं दिया था कि किसी दूसरे मुल्क में आप आक्रमण करोगे। अभी भारत, आपको लग रहा होगा कि केवल पाकिस्तान से लड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं है। भारत पाकिस्तान के साथ साथ उन देशों के साथ भी लड़ रहा है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आज जो साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, या ये भी कहा गया कि हमारे कुछ रफेल को उन्होंने डिलोकेट कर दिया, तो ये पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे हाँ, तो ये चीन के समर्थन के बिना ये कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अभी चीन, आपको पता है, एक विकसित देश है, उसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो ये जो इंटेलिजेंस है वो वहीं से उनको मिलता है और सारा कुछ वहीं से मिल रहा है। और ये सच है कि देखिए, भारतीय सेना का मोराल इसलिए अप है क्योंकि हम एक सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, हमेशा लड़ाई में एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि आपका मकसद क्या है। चूँकि हमारा मकसद बहुत स्पष्ट है, हम बाध्य होकर के लड़ रहे हैं, इसीलिए हमारी मोरल अप है। हम बहुत संयमी तरीके से लड़ रहे हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से लड़ रहे हैं। भारत इससे ज़्यादा लड़ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं अभी भी कि बातचीत से हमारी डिमांड क्या है कि पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं पनपे, ताकि हमारे देश में इसका असर ना हो। यही तो हम मांग रहे हैं। हम तो पिछले 6 दशकों में कभी पानी बंद करने की बात नहीं की। हमने लाहौर बस यात्रा की। आपने देखा होगा कि हर बार हमने पाकिस्तान को प्रूफ देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान कभी उस बोलता है कि एक हम मिलकर के इस समस्या को हल करेंगे, लेकिन कभी पाकिस्तान आगे बढ़ता नहीं है। और शायद दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान एक पनाहगार है आतंकवाद का, और भारत ये चाहता है कि ये आतंकवाद की जड़ वहाँ से ख़त्म हो जाए, ताकि हम और हमारे लोग सुरक्षित रहें। क्वेश्चन है कि फेक नैरेटिव जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है, उसके पीछे क्या एजेंडा होता है, क्योंकि आम अगर लोग समझ पाए उसको लेकर? देखिए, रूमर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वॉर। और आज के युग में हम जो जैसे कल मैंने बताया कि हमारे भी कुछ न्यूज़ चैनल अति उत्साह में उन्होंने भी बहुत सारी खबरें ऐसी चलाई जो कि सच से परे थी। इस वॉर बहुत सारे फ्रंट में लड़ा जाता है। एक सैनिक सीमा पे लड़ता है, सिविलियन भी अपना एक रोल प्ले करते हैं अपने देश में, और साइबर सिक्योरिटी है और इन्फॉर्मेशन की बात है। अफवाहों से अभी क्या होता है कि मैं भारत के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे अनजाने लिंक आपको मिलेंगे, आपके ट्विटर में बहुत सारे ऐसे पोस्ट आएंगे। ये मकसद होता है कि भारत के सैनिकों का मोराल डाउन करना, उनके नागरिकों का मोराल डाउन करना। कुछ ऐसे सूचना आएंगे जो आपको लगेगा कि 5 राफेल चले गए, या फलाने पठानकोट का एमुनिशन है सो वो विस्फोट हो गया उनको। तो ये मोरल डाउन करने का है। हमें पता है कि भारत के लोग बहुत समझदार हैं और वो बड़ी परिपक्वता से, बहुत मैच्योरिटी से इसको भी हैंडल करेंगे। और र्यूमर या वार में इस तरह की हथगंडा फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, हर वार में ऐसी होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि भारत के लोग इस इवन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि भी की है कि हर चीज़ को, मैं लोगों को बोलता हूँ कि 3 चीज़ों पर ध्यान दें। एक, कोई भी अनऑथराइज्ड जो सोशल मीडिया वहाँ ना जाएं। दूसरी, फॉरवर्ड करने से बचे। और तीसरा, चीज़ों को वेरीफाई कर ले। बहुत सारे ऐसे एजेंसी जहाँ से वेरीफाई कर सकते, तभी उसको फॉरवर्ड भी करें। सर, ये कहा जा रहा है कि S-400 जो हमारा ये डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। जो 2 दिन अभी तक जो पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, तो पहले की तुलना में अब हमारी जो डिफेंस है वो कितनी मजबूत दिख रही है? देखिए, पाकिस्तान के पास हमसे विकसित पहले से सामान था, क्योंकि उन सामानों को वो खरीदा नहीं है। चीन ने उनको दिया है और अमेरिका ने उनको दिया है। ठीक है। अभी S-24, ये देखिए, आपको याद होगा कारगिल के समय में भी बोफोर्स तोप ने बहुत काम किया था, जबकि उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। स्वीडन के से हम लोगों ने लिया था। S-24 बहुत प्रिसाइज है।
ये न केवल ड्रोन तो एक बहुत छोटा सा सेगमेंट हुआ, ये एयरक्राफ्ट को द मोमेंट कोई एयरक्राफ्ट अगर टेकअप भी करता है तो उसको वो पिकअप कर लेता है। इसकी जो रडार प्रणाली है वो बहुत आधुनिक है और अभी हमें हाल में लिया है, ये बहुत सस्ते में नहीं लिया हमने, बहुत लोगों ने इस पर भौं भी चौड़े की थी कि इतने महंगा लेने की जरूरत क्या थी। तो आज उनको ये पता चल रहा है कि ये कितना कारगर हो रहा है। और आज आपने देखा होगा कि कल 55 से 60 के आसपास ड्रोन आए थे और हम ये नहीं कहते कि 55 से 60 को हम लोगों ने इंगेज किया, लेकिन हाँ ज़्यादातर को हमने इंगेज कर लिया और बहुत बहुत कम उसका प्रभाव आपको देखा होगा। तो ये एक बहुत ही मतलब एक एसेंस है किसी भी वॉर के लिए इस तरह का रेडार का होना। एक नैरेटिव फैलाया जाता है से नो टू वॉर, एक हैशटैग आपने देखा होगा, एक्स पे चल रहा होगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो भी सेना फील्ड पे लड़ रही हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो या फिर थल सेना हो, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता होगा इसको लेकर, क्योंकि वो उनका तो पूरा डेडिकेशन उसको लेकर रहता है। इवन मैं जब एयरफोर्स में था तो एक पोस्टर देखा था से नो टू वॉर, जब मैं इंटर किया था। ये एक प्रोपेगेंडा नहीं है। देखिए कोई भी वॉर नहीं चाहता है, वॉर हैज़ टू बी द लास्ट रिजॉल्ट और ऑफ एनी मैकेनिज्म। आप देखिए भारत वॉर तो कभी नहीं चाहता है। हमने पाकिस्तान को बहुत चांस दिए। जब ये कहा जाता है कि से नो टू वॉर, क्योंकि वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, ये दोनों तरफ। हम तो कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि जब भी वॉर होगा ये 5 से 7 दिन चलेगा, इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की और बुरी हो जाएगी, हमारी भी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वॉर इनविटेबल हो जाता है, मतलब आप इसको अब इससे अब परे नहीं भाग सकते हैं। कोई भी एक जी कोई भी एक आत्मसम्मान जिसके अंदर वो लड़ता है। और वॉर अभी भी आप देखिए भारत वॉर नहीं लड़ रहा है, अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हम लोग आर्सेनल यूज़ कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड टारगेट को हम लोग चूज़ कर रहे हैं। हम अभी भी सिविलियन को नहीं हमला कर रहे हैं, हम अभी भी कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान के प्रोवोक करने पे मुझे लगता है कि भारत का अगला कदम और ये मैं आपको बहुत ईमानदारी से विश्वास से बता सकता हूँ, एक फ़ौजी रहा हूँ, काफ़ी सालों तक मैंने काम किया है कि पाकिस्तान अगर ये युद्ध स्टार्ट होता है तो 5-7 दिन में युद्ध ख़त्म हो जाएगा। और बस मेरी एक ही विनती है भारत सरकार से कि ये युद्ध को प्रॉपर वे में ख़त्म करे, जिस मकसद से लड़ा गया उस मकसद को जरूर पूरा करे। वो मकसद है आतंकवाद का ख़त्म होना। जितने भी आतंकवाद के जड़ है पाकिस्तान में, जब तक उसको ख़त्म ना करें तब तक ये युद्ध की खात्मा ना करें। युद्ध तभी ख़त्म होना चाहिए। हमें लाहौर नहीं चाहिए, हमें कराची की बंदरगाह नहीं चाहिए, हमें आतंकवाद को ख़त्म करना है। यही हमारा मेन मोटिव था इस तरह के युद्ध को स्टार्ट करने का। सर मैं सवाल करना भूल गया, नेवी का जो आपने कल सुना भी होगा कि INS विक्रांत जो है वो हमारे अरब सागर में तैनात है ताकि कराची साइड से कुछ एक्सक्लेशन हो तो हम उसका भी डिफेंसिव जवाब दे सके। इसमें कितनी सच्चाई है कि कितनी मजबूत है, अगर हम चाहें प्रयास करें कि कराची पे हमला कर दे अगर उधर से कुछ अटैक होता है तो? देखिए अभी भी इंडिया बहुत साफ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत साफ किया है कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। हम बार बार क्यों यूरोपियन यूनियन को, हम अमेरिका को, रशिया को क्यों बता रहे हैं कि देखिए आप उनको समझाएं, हमारा मकसद लड़ाई करना नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई तीनों फ्रंट में होगी तो अरब महासागर में जो हमारा INS विक्रांत है वो केवल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। विक्रांत के अलावा हमारे पास INS अरिहंत है जो न्यूक्लियर सबमरीन, जिसको हमने खुद बनाया हुआ है। तो जब फुल फ्लेज वार होगा तो ये वार 6 से 7 दिन चलेगा। और ये माना जाता था शुरू में कि पाकिस्तान की नेवी थोड़ा सुपीरियर है, लेकिन इन दिनों हम लोगों ने उसको बहुत मजबूत किया है और हम अरब महासागर से INS को यूज़ करेंगे। वेस्टर्न सेक्टर बीकानेर, नाल, नलिया, भुज, जैसलमेर, बाड़मेर से हम वेस्टर्न फ्रंट में करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर, अखनूर और पुंछ और उसके अलावा आदमपुर, हलवारा, भटिंडा, इस तरफ से हम नॉर्दर्न सेक्टर में करेंगे। पाकिस्तान एक नटोरियस और नेफारियस देश है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। और इस बार हम जैसे कि मैं पहले भी कहा कि हम उसको इस बात को का रियलाइजेशन कराएंगे कि वो आतंकवाद को ख़त्म करे। और जब ये टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा तो भारत अभी तीनों फ्रंट में, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन तीनों फ्रंट में भारत
पाकिस्तान से हर मामले में मजबूत है और हम उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन फिर मैं बोलना चाहता हूं कि अभी भी भारत सरकार ये चाहती है कि बातचीत से ये बात सुलझ जाए। ब्लैकआउट का कैसे सेना को फ़ायदा मिलता है, लाभ कैसे मिलता है? देखिए, ब्लैकआउट एक ऐसा मैकेनिज्म है, जब कोई एयरक्राफ्ट अप्रोच करता है तो S-24 उसको पहचान लेता है और वो अपने सारे मोबाइल कमांड पोस्ट को बताता है कि देखिए 5 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। ब्लैकआउट करने से क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट अप्रोच करता है किसी शहर में, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, तो वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको वो सब कुछ उतनी साफ़ सुथरी दिखाई नहीं देती है। तो ब्लैकआउट केवल हम लाइट को बंद नहीं करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि हम सेफर प्लेस में भी चल जाए। आपने देखा होगा सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे ट्रेंच खुदे हुए हैं, या आप बिल्डिंग के उस भाग में चले जाए जो सबसे इंटीरियर होता है। युद्ध है, युद्ध में बॉम्ब्स कहाँ गिरेंगे, कैसे गिरेंगे, किसी को पता नहीं होता। तो ब्लैकआउट से दो बातें होती है कि एक, सिविलियन भी अपने आप को इन्वॉल्व समझते हैं, दूसरा जो एयरक्राफ्ट जो पायलट्स होते हैं उनको दिक्कत होती है। तो ब्लैकआउट का मतलब सारा लाइट को बुझा देना। इवन हम अपनी खिड़कियों में कार्बन पेपर लगा देते हैं ताकि कहीं से कोई लाइट नहीं दिखे। और मैं बहुतों को बोलना चाहता हूं कि जब कोई एयरक्राफ्ट आपके ऊपर से आए तो आप उसको वीडियो मत बनाएं फ्लैश ऑन करके, आप अपने को खतरे में डाल रहे हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से अति उत्साही काम ना करें, छोड़ दें भारतीय सेना को करने के लिए, और ब्लैकआउट का बहुत ईमानदारी से प्रयोग करूँ, क्योंकि एक आदमी का उस डिसिप्लिन को नहीं मानने से पूरा का पूरा वो गांव या शहर या कॉलोनी बर्बाद हो जाएगा। क्या रेगुलर आर्टिलरी के प्रहार से ये भी मकसद होता है कि आतंकवादियों को अंदर भेजा जाए? जी, पाकिस्तान का मकसद यही है कि देखिए, उनके पास बहुत सारे जिहादी लोग हैं जो धर्म के नाम पे जान देने के लिए तैयार है। तो आर्टिलरी करने का मतलब होता है कि जब इतनी इंटेंस गोलाबारी होती है तो उसके आड़ में बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे आतंकवादी, बहुत सारे टेररिस्ट लोग घुसने की कोशिश करते हैं। देखिए, वार 5-7 फ्रंट में लड़ा जा रहा है। अभी जितने भी स्लीपर सेल्स हैं भारत में वो सब एक्टिव हो जाएंगे। आपने देखा होगा कल आतंकवाद के जो पितामह हैं उन्होंने कहा कि अब मैं देखता हूं कि हमारे लोग कैसे भारत में और बम ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्लीपर सेल यहाँ पे हैं। तो हमें बहुत अलर्ट रहना है, अपने जगह पे भी देखना है। कुछ ऐसे अनथवार्ड इंसिडेंट्स होता है वो प्रशासन को बताना है। और आपने देखा होगा कि हर जगह पुलिस भी उतने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो सब मिला के इतना समझ लीजिए कि एक बहुत टेस्टिंग टाइम है। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है कि हम देश के प्रति जब देश बुलाए हम आगे बढ़ के मदद के लिए जाएं। तो कम से कम अभी जो देश कह रहा है कि आप ब्लैकआउट को मेंटेन कीजिए, आप जो वार के जो नॉर्म्स हैं उसको मेंटेन कीजिए, तो देशवासियों को उसको मेंटेन करना चाहिए। और बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेज भेजने से बचें और ऑथेंटिकेट मैसेज को ही आप लोग फॉलो करें। ऑथेंटिकेट मैसेज को फॉरवर्ड करें तो थल सेना, वायुसेना और नेवी, इन तीनों पहलुओं को लेकर हमने बात करने का प्रयास किया कि क्या कुछ हमारी ओर से पहल होनी चाहिए, ये सेना की ओर से बात करें। लेकिन जो आम नागरिक है वो किस तरह से इस पूरे अगर वॉर की बात करें उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं, और किस तरह से फेक नैरेटिव फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जाता है, उसको लेकर भी हमने जानने का प्रयास किया कि उसको किस तरह से टैकल करें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अभी की अगर विषय की बात करूँ तो। न्यूज़ बाइस्कोप लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।